हेलो एवरीवन, एग्जाम वारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार पुलिस से संबंधित प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम खान सर के बुक के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में इसके 3 सेट को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारी टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जुते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा कहाँ पे है? तो ये वर्तमान में राजस्थान में है। किस नदी के किनारे? तो घग्गर नदी के किनारे। आप इसको भी ध्यान रखिएगा, घग्गर नदी के किनारे। और इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। और 1961 से 1969 में बी के थापर और बीबी लाल ने उत्खनन का कार्य किया था। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सारनाथ में। और पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध जी की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ इनके बचपन का नाम था। बोध गया की बात करते हैं तो बुद्ध जी को यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर में। ठीक है, ये भी पूछा जाता है बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो कुशीनगर में दिया था। एक प्रश्न और बनता है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे? तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारतीय महिलाओं का नेतृत्व करने के लिए महात्मा गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गई थी। यह सम्मेलन 1931 में हुआ था। महात्मा गांधी जी कांग्रेस की ओर से हिस्सा लेने इस सम्मेलन में गए थे। एक प्रश्न ऐसा बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। सरोजिनी नायडू ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। पूछा जाता है प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम अखबार का क्या नाम था? तो क्या था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल गजट। भारत में प्रथम प्रकाशित समाचार पत्र द बंगाल गजट 1780 में कोलकाता से प्रकाशित हुआ था। यह एक अंग्रेजी अखबार था जिसे जेम्स हिक्की ने प्रकाशित किया। इनका नाम ध्यान रखिएगा, जेम्स हिक्की। अगर पूछा जाए भारत का पहला जो है हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? तो उद्दंड मार्तंड। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। उद्दंड मार्तंड जो है ये इसको किसने प्रकाशित किया था? तो जुगल किशोर ने। किसने? जुगल किशोर ने। आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आत्माराम पांडुरंग ने। इसकी स्थापना कब की थी? 1867 में, महाराष्ट्र में। बात करें अगर हम राजा राम मोहन राय की, तो इन्होंने क्या किया था? 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना। और स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। और देवेंद्र टैगोर ने तो इन्होंने 1839 में तत्वबोधिनी समाज की स्थापना की थी, तत्वबोधिनी सभा की। आप इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को देश का झंडा फहराया गया था। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ ली गई थी। 26 जनवरी 1930 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। इसलिए 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की संकल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और डैश ने की थी। किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशफाक उल्लाह खान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काकोरी रेल गाड़ी लूटपाट की कल्पना राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान ने की थी। या ऐतिहासिक घटना 9 अगस्त 1950। आप डेट ध्यान रखिए, 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन में डाका डालकर सरकारी खजानों को लूट लिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को। आप इसको डेट ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित
सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? कहां पे चला गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया था। 19वीं शताब्दी तक ब्रिटेन सहित यूरोप में महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखा गया था। ठीक है, और सफ्रागेट्स मूवमेंट ग्रेट ब्रिटेन में चलाया गया। चुनाव में वोट देने का अधिकार महिलाओं को भी होना चाहिए। 19वीं सदी के अंत में फिनलैंड, आइसलैंड, स्वीडन और पश्चिमी अमेरिका राज्य में महिलाओं को मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? किस काम ने? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। अमेरिका के स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन ने सामान्य बुद्धि से उपनिवेश के लोगों को प्रेरित किया था। थॉमस पेन एक लेखक, आविष्कारक, बुद्धिजीवी और अमेरिका के संस्थापक लोगों में से एक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष की बात कर रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का गठन किसके अनुसार हुआ था? तो ये कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया था। आप इसको ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय पूछ रहा है तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और संविधान सभा के सदस्यों की सभाओं से निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने गए थे। इस सभा के प्रमुख सदस्य जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अब्दुल कलाम आजाद थे। आगे बढ़ते हैं। संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये जो सूची है, समवर्ती सूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, ये किस अनुसूची में है? तो ये सातवीं अनुसूची में। आप इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सातवीं अनुसूची में है। और कहां से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली लिया गया है। फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व फ्रांस के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्य के अंदर संवैधानिक शासन व्यवस्था की असफलता पर राष्ट्रपति के शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में सूची, यानी राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 356। संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार यदि कोई राज्य संवैधानिक शासन व्यवस्था में असफल रहता है तो राष्ट्रपति वहां अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाता है। ठीक है, और ये कितने महीने को लगता है? तो एकदम 6 महीने के लिए लगता है, और जो इसे 3 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक प्रश्न और बनता है कि कितने आपातकाल हैं? तो 3 आपातकाल हैं। देखिए, 352 के तहत कौन सा लगता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल, और 356 तो राष्ट्रपति शासन, और एक है 360, इससे क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद रूल ऑफ लॉ का विस्तृत उल्लेख करता है? कौन सा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 14। संविधान का अनुच्छेद 14 में रूल ऑफ लॉ, विधि के शासन को मूल अधिकारों की श्रेणी में शामिल किया गया है। विधि का शासन न्याय, समानता और निष्पक्षता पर बल देता है। इसी कारण विधि का शासन समाज के कुछ व्यक्तियों की इच्छा से नहीं बल्कि सर्वसाधारण जनमानस की इच्छा के अनुरूप कार्य करता है। बात करते हैं मूल अधिकार की, तो मूल अधिकार कहां से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल की बात करते हैं, 12 से 35 में इसका उल्लेख किया गया है। और कितने हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में 6, पहले 7 थे, और संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय मंत्री को डैश की सलाह पर डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी केंद्रीय मंत्री को नियुक्ति कैसे होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन सलाह हेतु एक मंत्री परिषद होती है। इसका प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री है। अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये कहाँ कहा गया है? तो आर्टिकल 75 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आय पूछा है। न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष? 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा क्या है? ये उच्च सदन है। इसकी अधिकतम संख्या कितनी? 250
वर्तमान में कितनी है? 245। इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इन्हें नामित सदस्य भी कहा जाता है। इसमें 6 साल के लिए सदस्य, ध्यान रखिए, जो राज्यसभा है ये अस्थाई सदस्य, कैसा सदस्य है? सदन है, तो ये अस्थाई सदन है। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? सदस्यों का कार्यकाल पूछा गया तब 6 वर्ष, ठीक है। तो कितना होता है? 6 वर्ष होता है, जिनमें 1/3 सदस्य 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी अगर राष्ट्रपति का पूछा जाए तो 35 वर्ष होना चाहिए, प्रधानमंत्री का पूछा जाए तो 25 वर्ष, यानी लोकसभा का पूछा जाए तब भी 25 वर्ष। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पंचायत चुनाव की बात हो रही है, यहाँ पे कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 21 वर्ष होना चाहिए। बात करते हैं पंचायत की। पंचायत ये कब आया था? तो ये किस संविधान संशोधन? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, ठीक है। और किस अनुसूची में शामिल किया गया है पंचायती राज व्यवस्था को? तो 11वीं अनुसूची में, ठीक है, 11वीं अनुसूची में। और 12वीं अनुसूची में क्या है? तो नगर पंचायत की बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं, भारत की विदेश नीति आधारित है, तो किस पर आधारित है? गुट निरपेक्ष पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासागर सभा में पहली बार हिंदी में कौन बोला था? तो पहली बार कौन बोला था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटल बिहारी वाजपेयी। इन्होंने कब भाषण दिया था? तो 1977 में इन्होंने पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? ग्रह कौन सा नहीं है? तो सूर्य थोड़ी ग्रह है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह सौरमंडल का प्रमुख तारा है। सूर्य क्या है? एक तारा है, और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से भूटान की मुद्रा कौन सी है? तो भूटान की मुद्रा कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नगुल्टम जो है ये भूटान की मुद्रा है। भूटान की मुद्रा नगुल्टम है। इसका भारतीय रुपया में आसानी से विनिमय किया जा सकता है, और 1974 से भूटान की मुद्रा है, और यह 100 शेरुटम में विभाजित है। बात करते हैं रुपया, तो रुपया भारत का भी है, पाकिस्तान कई जगहों का है रुपया। डॉलर की बात करते हैं तो डॉलर कहाँ का है? तो अमेरिका का है। पाउंड कहाँ का है? तो यूके का है। आगे बढ़ते हैं, ऊपरी वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस नहीं पूछ रहा है, कौन सा है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ऊपरी वायुमंडल सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत धूम कोहरा के कारण नष्ट हो रही है। ओजोन परत के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। यह सूर्य की उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, जो पृथ्वी के लिए हानिकारक होती है। और ओजोन परत का पाई कहाँ जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है। दोस्तों, टाइम नहीं है तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट करेंगे। अगला है, मृत सागर यहाँ स्थित है, कहाँ पे है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इजराइल में मृत सागर स्थित है। इजराइल, जॉर्डन, फिलीपींस के सीमा पर स्थित है क्या ये मृत सागर। इसे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है। मृत सागर में मुख्यतः जॉर्डन नदी और अन्य छोटी नदी आकर गिरती हैं। आगे बढ़ते हैं, सोमासी प्रवाह देखा जाता है, तो सोमासी प्रवाह कहाँ पे देखा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिंद महासागर में। सोमासी प्रवाह हिंद महासागर में देखा जाता है। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह हिंद महासागर से 46 डिग्री से 55 डिग्री पूर्वी देशांतर पृथक करती है। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित है, जो विश्व का चौथा बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ग्रीनलैंड है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? एशिया में कौन सी नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूबी पाइपलाइन। तो रूबी पाइपलाइन कहाँ पे है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से गुजरती है? तो झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम से यह गुजरती है। 8 राज्यों से। कहां से नहीं गुजरती? तो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में किस देश के साथ लगती है? उत्तर पश्चिम में पूछ रहा है, उत्तर पश्चिम में किससे लगती है? तो उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है। पूर्व में किससे लगती है? तो म्यांमार और बांग्लादेश से पूर्व में लगती है। बाकी दक्षिण में श्रीलंका से लगती है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर हो, पाकिस्तान क्या हो जाएगा? पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य सीमा में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है?
भारत में पूछ रहा है हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे है, तो सिक्किम में है। कहाँ पे, सिक्किम में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है। एवरेस्ट की बात करते हैं तो ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 8,850 भी मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको 48 भी मिलेगा। ठीक है, इसका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो नेपाल में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है, भारत के बाहर पूछ रहा है, किसका उद्गम है, तो ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र जो है तिब्बत से निकलती है। कहां से, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से यह निकलती है। इसके बारे में कुछ पॉइंट बता रहा हूं, आपको ध्यान रखिएगा। तिब्बत से जब ये निकलती है, तिब्बत में से क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। और जब ये भारत में प्रवेश करती है, कहां से प्रवेश करती है, यांगयाप दर्रे से। पूछा जाता है भारत में किस दर्रे से, तो यांगयाप दर्रे से। और इसे अरुणाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या सिहांग कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कहाँ पे, असम में। असम में आते हैं, इसे क्या, असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसे बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। आप इतना इसके बारे में ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी गंगा कहाँ से निकलती है, तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। तो नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। गोदावरी कहाँ से निकलती है, नासिक से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में स्थानीय प्रजातियां, वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, का उदाहरण नहीं पूछ रहा है। कौन रहा है, स्थानीय प्रजाति का उदाहरण नहीं। स्थानीय प्रजाति क्या होते हैं, वे जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, स्थानीय प्रजाति। और कौन सा नहीं है, तो गाय। गाय तो हर जगह पाई जाती है। जैसे एक सिंग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, असम में पाया जाता है। बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है, ये क्या पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ये स्थानीय प्रजाति हैं। तो स्थानीय कौन सा नहीं है, तो गाय। गाय तो संपूर्ण भारत में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो राजकोषीय घाटा क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय राजस्व प्राप्तियां पर प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां। यहां माइनस होगा कुल व्यय माइनस कुल आय। ठीक है, कुल व्यय माइनस कुल आय क्या होता है, तो राजकोषीय घाटा होता है। राजस्व घाटा तब होता है जब भारत के कुल खर्च उसकी अनुमानित आय से क्या होता है, ज्यादा होते हैं। सरकार के राजस्व खर्च और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। साधारण रूप में से कुल व्यय कहा जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है। विद्यालय की इमारत पर किया जाने वाला विद्यालय की इमारत पर रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च पूछ रहा है, कैसा खर्च है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पूंजीगत एवं विकास पे है। ये मानव, जैसे विद्यालय, अगर विद्यालय पे क्या करते हैं, खर्च करेंगे तो क्या होगा, मानव पूंजी का विकास होगा। वहां पे कौशल का विकास होगा, पढ़ेंगे तो क्या होगा, कौशल का विकास होगा। तो क्या कहते हैं, मानव पूंजी का विकास होता है। एक तरह से यहाँ पे निवेशित हो रहा है, तो पूंजीगत एवं विकास दोनों व्यय है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चली थी, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18 दिन तक चली थी। और महाभारत की रचना किसने की थी, तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। आगे बढ़ते हैं, फासिज्म में विश्वास करता है, तो फासिज्म किसमें विश्वास करता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक दल प्रणाली में। फासिज्म में विश्वास करता है एक दल प्रणाली पर। पहली फासिस्ट मूवमेंट इटली में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, तो 1939 चला था और 1945 तक यह चला था। ठीक है, 1945 में खत्म हुआ था। और यह आंदोलन समाजवाद या साम्यवाद के विरुद्ध नहीं, अपितु उदारता के विरुद्ध था, फासिज्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 22 दिसंबर जिस दिन प्रतिभाशाली श्रीनिवास रामानुजम का जन्म हुआ था, वह दिन इस प्रकार मनाया जाता है। किस दिन के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुज एक महान भारतीय गणितज्ञ थे। उन्होंने विश्लेषण एवं संख्या सिद्धांत के क्षेत्रों में गहन योगदान दिए। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। और हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माघ मेला डैश के दिन शुरू होता है। माघ मेला जो है ये मकर संक्रांति को शुरू होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी सोख लेता है। ये प्रीवियस ईयर में प्रश्न बन चुका है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रस्वेदन। प्रस्वेदन पसीना निकालने या लाने की क्रिया या भाव है। रसायन शास्त्र के अनुसार किसी चीज पर की जाने वाली वह प्रक्रिया जिससे वह चीज हवा की नमी के कारण पसीजने या गलने लगती है, उसे क्या कहा जाता है, तो प्रस्वेदन कहा जाता है। बाकी निर्जलीकरण को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में डिहाइड्रेशन कहा जाता है, यानी पानी की कमी को क्या कहा जाता है, तो निर्जलीकरण कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं, पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? विभाजन की क्षमता किसमें होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शीर्ष विभाज्योतक में। पादप उदक दो प्रकार का होता है, एक विभाज्योतक होता है, एक अविभाज्योतक। यहाँ पे अविभाज्योतक होता है। और विभाजित ऊतक में विभाजन क्षमता पाई जाती है। यह ऊतक पौधों में वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है। और विभाजोतक मुख्यतः तीन प्रकार का होता है। कौन कौन से? शीर्ष विभाजोतक, पार्श्व और अंतर्देशी विभाजोतक। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी जाइलम ये सब कैसे हैं? तो ये अस्थाई हैं। ठीक है, अविभाजित है, यानी अस्थाई ऊतक है। जाइलम का क्या काम क्या होता है? जल का संवहन करना। और एक होता है फ्लोयम, उसका क्या होता है? उसमें खाद्य पदार्थों का संवहन करना। अला ऊतक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करता है। आ गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाइलम। और फ्लोएम क्या करता है? खाद्य पदार्थों का संवहन करता है। आगे बढ़ते हैं, वसी पदार्थ ज्यादा खाने से क्या होता है? वसा पदार्थ ज्यादा खाने पे क्या होता है? मोटापा होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसी पदार्थ यानी कि वसा से भरा हुआ पदार्थ। और इस बात से तो कोई भी अनजान नहीं है, यदि हम वसा खाएंगे तो हमें क्या होता है? मोटापा होता है। और क्या कौन सी बीमारी होती है? तो ओबेसिटी नामक बीमारी होती है। ठीक है, और तथा इस हृदय रोग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हृदय रोग भी कहा जाता है ओबेसिटी को। और ये किससे होता है? तो ज्यादा वसा या तेली पदार्थ खाने से होता है। अगला प्रश्न है, शरीर में ध्वनि यंत्र को क्या कहा जाता है और किस नाम से जाना जाता है? ध्वनि यंत्र को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लार्किंस के नाम से जाना जाता है। अगला है, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंज ज्वाइंट है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वंशानुगत हस्तांतरण की इकाई क्या है? इकाई क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीन जो है वंशानुगत हस्तांतरण की इकाई है। ठीक है, जैसे आंखों का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, यह जानकारी कोशिका के केंद्रक में स्थित जिस तत्व में रहती है उसे क्या कहते हैं? डीएनए कहते हैं। और जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जोहानसन ने किया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आप सभी को पता होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, घेगा होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मशरूम कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है? मशरूम क्या होता है? ये कवक होता है, यानी फंगी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अस्थि सुसूरता ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है। किसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है जिसमें कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वे बुरादे की तरह झड़ने लगती हैं। इस रोग से पीड़ित मरीज में छींकने से भी फ्रैक्चर होने की आशंका बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। तो इसमें कौन सा आएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिरण। बाकी पादप क्या होते हैं? तो ये उत्पादक होते हैं। ठीक है, उत्पादक होते हैं। आगे बढ़ते हैं, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? तो भौतिक किन के समान है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेग एवं चाल। इनका मात्रक क्या होता है? तो मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, चाल का एसआई मात्रक इसका भी मीटर प्रति सेकंड। जबकि बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। त्वरण का क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और दूरी का क्या होता है? मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। किस गियर में रखता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 के बराबर या उससे अधिक रखता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में फंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल संवेग। जब गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े ब्लॉक में धंस जाती है, इस प्रक्रिया में संवेग भौतिक राशि सुरक्षित रहती है। संवेग द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल होता है। संवेग द्रव्यमान तथा वेग का क्या होता है? गुणनफल होता है। संवेग का परिणाम और दिशा होने के कारण यह कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं, मात्रा स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुनी की जाती है तो क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेग दुगुना हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत उच्च आवृत्ति की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? जब आवृत्ति जो है ज्यादा होगी, तरंग दैर्घ्य क्या हो रहा है? क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छोटी। बैगनी रंग की आवृत्ति सबसे अधिक पाई जाती है, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। ध्यान रखिए, जिसकी आवृत्ति जो है अधिक होगी उसकी क्या होगी? तरंग दैर्घ्य जो है उसकी कम होती है। और जिसकी आवृत्ति जो है कम होती है उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। और ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी होती है? तो लाल रंग की होती है। और सबसे कम किसकी होती है? तो बैगनी रंग की होती है। इसलिए बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। आगे बढ़ते हैं, ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं। ध्वनि मापक इकाई किसे कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डेसिबल। क्या नाते हैं? ध्वनि की मापक इकाई डेसिबल है।
ध्वनि एक तरह का विक्षोभ या कंपन है जो ठोस, द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। मानव कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक की ध्वनि तरंगों को सुन सकता है। अगला प्रश्न है, इस उपकरण का इस्तेमाल मैदान से खरपतवार हटाने के लिए किया जाता है। तो आप सभी को पता है कुदाल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव वह घटना है जिसमें वैद्युत आवेशित कणों को किसी पदार्थ के भीतर या उस समय छोड़ा जाता है तब वह वैद्युत चुंबकीय विकिरण को अवशोषित करता है। प्रभाव को अक्सर धातु की प्लेट से इलेक्ट्रॉनों की अस्वीकृति के रूप में परिभाषित किया जाता है जब प्रकाश उस पर गिरता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा क्या होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वैद्युत धारा के समानुपाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समानतः द्रव ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव ग्लास में रखने पर ऊपर की ओर चढ़ता है? कह रहा है कि जो द्रव होते हैं वो क्या होते हैं? समानतः वो ऊंचे तल से नीचे तल की ओर प्रवाहित होते हैं, लेकिन कौन सा है जो ऊपर की ओर चढ़ता है? तो कौन सा चढ़ता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रव हीलियम जो है ये ऊपर की ओर चढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, मक्खन डैश का उदाहरण है। मक्खन जो है किसका है? तो पायस का उदाहरण है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाए। पायस के उदाहरण मक्खन, गोद, दूध ये सब किसके उदाहरण है? तो ये पायस के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या कितनी है? 14 है, तो संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 होगी। इसका हम विन्यास करते हैं तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4, और क्या होगा आखिरी कक्षा में कितने? तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितनी होगी? तो 4 होगी, जैसे सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु है। उसमें केवल धातु कौन सी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेरिलियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब कैसे हैं? धातु। अगला प्रश्न है, बटर स्कॉच किसकी नवीन व्यापारिक किस्म है? किसकी है? गुलाब की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संयोजक यौगिक। संयोजक यौगिक पूछ रहा है तो ये क्या होता है? के गलनांक एवं कथनांक उच्च होते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयोजक यौगिक के गलनांक तथा क्वथनांक जो है इसका उच्च होता है। अगला बढ़ते हैं, बोरिक एसिड और बोरेक्स बफर मिश्रण का पीएच रेंज क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किस अणुआयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं? तो किसमें नहीं होते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। शुरुआत में ऑक्सीजन में परमाणु 8 के अनुसार आखिरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, परंतु जब यह 2 इलेक्ट्रॉन और ले लें तो उस पर क्या होता है? 2 ऋणात्मक आवेश आएगा, जिससे कि उसके आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील के निर्माण में स्टील में कौन सी अधातु मिलाई जाती है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अक्सर एग्जाम बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील कम से कम 10.5% क्रोमियम, 1.2% क्या मिलाया जाता है? कार्बन, और अन्य मिश्र धातु यह मिलाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। आगे बढ़ते हैं, C60 के एक अणु में कितने षटकोणी एवं पंचकोणी आकृति होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 षटकोणी एवं 12 पंचकोणी। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रश्न आ गया। उसने पत्र लिखा रेखांकित शब्द का सर्वनाम पूछा है। उसने में पूछ रहा है कौन सा सर्वनाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पुरुषवाचक सर्वनाम। अगर पुरुषवाचक में पूछा जाए कौन सा, तो पुरुषवाचक में अन्य सर्वनाम होता है। देखिए पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है। एक होता है, पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है। तो उत्तम पुरुष क्या होता है? इसमें कौन आता है? इसमें मैं, मेरा, मुझको, अपने से रिलेटेड जो चीजें होती है क्या होता है वो उत्तम पुरुष में आता है। और मध्यम में क्या आता है? तू, तुमसे, तेरा, ये किस में आता है? तो मध्यम पुरुष में आता है। अन्य पुरुष में क्या आता है? वह, वे, उन्होंने, उनको, ये सब किस में आता है? तो ये आता है अन्य पुरुष में। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भाग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। विशेषण कौन सा है? तो ऐतिहासिक। जैसे इसका ऐतिहासिक विशेषण, जैसे कुतुब मीनार एक ऐतिहासिक इमारत है। तो ऐतिहासिक जो है क्या इमारत की विशेषता बता रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण? क्रिया विशेषण कौन सा पूछ रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धीरे धीरे। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे राहुल धीरे धीरे चलता है, तो चलना क्या है? क्रिया है, और धीरे धीरे क्या है? तो ये विशेषण हो, क्रिया विशेषण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, राजपुत्र में समास है। राजपुत्र में कौन समास है? जैसे राजा का पुत्र, इसका समास विग्रह हो जाएगा। तो इसमें क्या है? इसमें विभक्ति है। तो विभक्ति किसमें होती है? तत्पुरुष समास, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जल का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछ रहा है जल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो समीर नहीं है। समीर किसका पर्यायवाची है? आप सभी को पता होगा किसका है, तो ये वायु की पर्यायवाची है। ठीक है, बाकी पानी के पर्यायवाची पानी, नीर, अंबु, जीवन, अमृत, धनराज, सारंग, ये किसका है? तो ये जल का पर्यायवाची। अगला, निंदा शब्द का विलोम। निंदा का मतलब क्या होता है? किसी की बुराई करना। स्तुति का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, तू डाल डाल मैं पात पात का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चालाकी का जवाब जो है चालाकी से देना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है, तो इनके दो कौन सी है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कामायनी। बाकी साकेत किसकी है? तो साकेत ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रिय प्रवास किसकी है? तो अयोध्या प्रसाद अयोध्या सिंह हरियोध की है। अयोध्या सिंह हरियोध की है प्रिय प्रवास। रामचंद्र का किसकी है? तो केशव दास की रामचंद्र का है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई, किसका है? तो ये किसकी रचना है? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तुलसीदास की। ठीक है, तुलसीदास ने यह लिखा है। अगला प्रश्न है, ता का उच्चारण होता है, ता का उच्चारण किससे होता है? तो किससे होता है? ता था दा धा ना, तो मूर्धा से। किससे? सॉरी, मूर्धा से नहीं, दंत से। ता था दा, दांत का प्रयोग हो रहा है ना, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्धा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश के प्रश्न है, इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम से लेकर वहां से आप सॉल्व कर लीजिएगा। और उसके बाद मैथ के भी है, उसको भी आप, मैथ रीजनिंग है उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, कोई जीएस का प्रश्न है। हाँ ठीक है, 97 पे आते हैं। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो उदंतपुर कहाँ पे है? तो ये बिहार में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो कहाँ पे है? तो ये सोन जो है किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये पटना में आकर मिलती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के किस शहर में महाजन संपर्क अभियान शुरू किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजमेर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में बालासोर में एक बड़ा हादसा हुआ, बालासोर किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा में है बालासोर, उड़ीसा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये दुर्घटना कब हुई थी? तो ये कब हुआ था? 2 जून 2023 को यह दुर्घटना हुई थी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।